नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की श्रृंखला में आज हम लोग उत्तर प्रदेश की जनजातियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें दो तरह से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। एक तो जनजाति आधार पर जो जनगणना के आंकड़े हैं उनसे रिलेटेड, और दूसरा जो है कौन सी जनजातियां कहां पर पाई जाती हैं उत्तर प्रदेश में, और उन ट्राइब्स की कुछ सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, कुछ जो है धार्मिक विशेषताएं हैं, उनके बारे में जो है प्रश्न पूछा जाता है। तो जो भी जनजातियां, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जनजातियां बहुत ज़्यादा नहीं पाई जाती हैं, लेकिन जितनी भी पाई जाती हैं उनके बारे में हम लोग उनका जो है कहाँ पर वो स्थित हैं, यानी कहाँ पर जो है उनकी संख्या सर्वाधिक पाई जाती है, और साथ में जो है उनसे जुड़ी जो परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, धार्मिक विश्वास हैं उनके, और कुछ विशेष प्रकार के नृत्य किए जाते हैं, कुछ विशेष प्रकार के त्यौहार उनके द्वारा मनाए जाते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये लेक्चर महत्वपूर्ण है, 1 से 2 क्वेश्चन संभवतः आते ही रहते हैं इस पे जो है, और सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी हमने यहाँ पर जो है समाहित कर लिया है, जिससे आपको जो है कोई और स्रोत की आवश्यकता ना पड़े, और इस लेक्चर को देखने के से ही आपका जो है ये चैप्टर 100% पूरी तरह से तैयार हो जाए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश और भारत में अनुसूचित जनजातियों की क्या पोजीशन है, यानी हम जनसंख्या की बात कर रहे हैं। तो जनगणना 2011 के जो आंकड़े हमारे पास हैं हम उन्हीं पर चलेंगे, क्योंकि वही जो है सबसे ऑफिशियल ऑथेंटिक आंकड़े हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 8.6% है। टोटल की जो है कितनी जनसंख्या की 8.6% है, और इसी से फार्मूला निकलता है उत्तर प्रदेश का। बहुत ही आसान है, अगर आपको उत्तर प्रदेश का याद रखना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से आप 8 को हटा दीजिए या 8 को माइनस कर दीजिए, तो क्या बचेगा 0.6% पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या का परसेंटेज है। तो ये दो चीज़ें तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होनी चाहिए कि भारत में अनुसूचित जनजातियों की क्या प्रतिशतता है और उत्तर प्रदेश में क्या प्रतिशतता है। उत्तर प्रदेश में जो है वैसे तो पूछा नहीं जाना चाहिए, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाता है तो 11,34,273 कुल जनजातियों की संख्या है, जो जनजातियों के जो है लोगों की संख्या है, जो 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार है। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य में अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल पूरी जनसंख्या में केवल 0.6% जनजातियां हैं। इसका मतलब काफ़ी कम जनजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं, और जो पाई जाती हैं वो कुछ खास ज़िलों में जो है एक जगह एकत्र है, मतलब वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड नहीं है, सेंटर्ड होके रहती हैं। तो राज्य के कई ज़िलों में वैसे तो अनुसूचित जनजातियों के लोग पाए जाते हैं, लेकिन सोनभद्र जो है अनुसूचित जनजातियों की संख्या के मामले में राज्य में सबसे अधिक है। यहाँ पर जो है अगर संख्या की दृष्टि से देखी जाए तो 3,85,018 आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 11,34,273 है जनजाति के लोगों की संख्या, और उसमें से अकेले जो है लगभग 3,85,000 कहाँ पर पाई जा रही है, सोनभद्र में। तो ये भी एक आंकड़ा आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा जनजातियाँ संख्या की दृष्टि से कहाँ पर निवास करती हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये सबसे ज़्यादा जो है निवास करती हैं सोनभद्र में। अब हम चलते हैं जनसंख्या की दृष्टि से 3 बड़े ज़िलों की बात कर लेते हैं। तो 3 बड़े ज़िलों में एक ज़िला तो आपको पता ही चल गया, कौन सी, सोनभद्र। सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब जो है सोनभद्र में पाए जाते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे बलिया आता है, तीसरे नंबर पे जो है देवरिया आता है। और यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि ये हम बात कर रहे हैं जनसंख्या की, ना कि परसेंटेज की, क्योंकि परसेंटेज की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे तो बदल जाएगा। सबसे ज़्यादा का आपने देख लिया कहाँ पर पाई जा रही। अब सबसे कम की हम बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के 3 सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले ज़िले कौन से हैं। सबसे कम पाया जा रहा है बागपत में, उसके बाद कन्नौज, उसके बाद बदायूं। तो सबसे कम आपसे पूछा जाए जनसंख्या के आधार पे बागपत, सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो सोनभद्र है। इसके बाद अगला प्रश्न उठता है कि
प्रतिशतता के आधार पे हम बात करें कि सबसे ज़्यादा प्रतिशतता के आधार पर कहाँ पर पाया जा रहा है, तो सबसे अधिक अगर प्रतिशतता की बात करें तो फिर आपको सोनभद्र याद रखना है कि अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला सबसे बड़ा जिला जो है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र है, और प्रतिशतता के आधार पर सबसे कम अनुसूचित जनजाति के निवास का जिला कौन सा है, बागपत है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे चीज़ें सेम है, प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक सोनभद्र ही है और जनसंख्या के आधार पर भी सोनभद्र था। जनसंख्या के आधार पर सबसे कम वाला कौन सा था, बागपत था। और जनसंख्या के प्रतिशत में मतलब अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या जो है सबसे कम कहाँ पर है, बागपत में है। तो दोनों ही आंकड़े सेम है, इसलिए आपको आसानी से याद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा जनजातीय समूह, यहाँ पर समूह की बात की जा रही है, समूह कौन सा है, गोंड। गोंड एक ऐसी जनजाति है जिसमें कई सारी उसकी सब डिवीजन है, मतलब बहुत सारी जनजातियाँ मिलकर जो है गोंड जो है समूह बनाती है। तो सबसे बड़ा जनजातीय समूह की बात अगर की जाएगी तो वो गोंड है, और उसके बाद खरवार जनजाति आती है, क्योंकि गोंड के अंदर बहुत सारे सब डिवीजन्स हैं। अभी जब हम गोंड जनजाति की विशेषताएं पढ़ेंगे तो उसमें से कुछ के बारे में हम बात करेंगे। और वहीं पर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा किसी सिंगल जनजाति की जनसंख्या किस में है, तो उत्तर प्रदेश में थारू आप जानते हैं, थारू तराई एरिया में रहने वाले लोग हैं। नेपाल में भी हैं, नेपाल की जो तराई से लगे जो है उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, वहाँ पर भी थारू लोग पाए जाते हैं। तो थारू जो जनजाति है ये सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या की दृष्टि से, और इसी तरह से सबसे छोटी जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से कौन सी है, बनरावत। इसी तरह के फैक्ट आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और अब आप बात करते हैं कि एक प्रदेश का ऐसा जिला बता दीजिए जहाँ कोई जनजाति नहीं पाई जाती है। तो प्रदेश के जालौन और अयोध्या दोनों ही जनपद में एक भी जनजाति का निवास नहीं है। ये भी जो है, ये जितने भी आंकड़े आपको बताए जा रहे हैं सब 2011 की जनगणना के आधार पर बताए जा रहे हैं, क्योंकि वही आज की डेट में जो है सबसे लेटेस्ट है। आगे अगर हम बात करें तो प्रदेश में 2003 से पूर्व केवल 2 जनजातियाँ, कौन कौन सी, थारू और बुक्सा को ही अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट में डाला गया था, सूचीबद्ध किया गया था। 2003 के बाद क्या हुआ, और भी जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया। तो कितनी जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया, 2003 के बाद 10 और जनजातियां बढ़ गईं, यानी 2 पहले से थी और 10 और बढ़ गईं। तो जनजातियों को इनको शेड्यूल्ड ट्राइब श्रेणी में रखा गया। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में अगर आपसे पूछा जाए कि शेड्यूल्ड ट्राइब जनजातियाँ कितनी हैं, तो आज की डेट में ये 12 हो चुकी हैं। अब जो मोस्ट कॉमन आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी जनजातियां कहाँ निवास करती हैं, और सबसे ज़्यादा जो संभावित होता है वो यहीं से प्रश्न आता है। तो चलिए उसकी हम तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहली बात कर लेते हैं गोंड की। जैसा कि हमने कहा था कि गोंड एक जनजातीय समूह है, तो गोंड में धुरिया भी आते हैं, नायक, ओझा, गोंड, राजगोंड, पठारी, ये सभी जो है गोंड जनजाति के ही भाग हैं, इन्हीं के अंदर जो है आते हैं। और चूंकि ये सबसे बड़ा जनजातीय समूह है तो सबसे ज़्यादा जो है देखिए कितनी विविधता पूर्वक पाया जा रहा है। सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में ये पाए जा रहे हैं। इसके बाद खरवार या खैरवार की बात करें, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये भी ज़्यादातर पूर्वांचल में ही सीमित हैं। बलिया, देवरिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र और वाराणसी में पाए जाते हैं। इसके बाद एक जनजाति है परहिया। अभी इनकी हम इंडिविजुअल विशेषताएं भी पढ़ेंगे। तो परहिया जनजाति केवल सोनभद्र में पाई जाती है। ऐसी बहुत सी जनजातियां हैं जो केवल सोनभद्र तक ही सीमित है। इसमें से सहरिया ये ललितपुर में सीमित है। बैंगा जनजाति, कहीं कहीं बैंगा भी लिखा रहता है, ये सोनभद्र की है। पनिका या पांखा या पंखा भी लिखा मिल जाएगा, ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र दोनों में ही पाई जाती है। फिर हम बात करते हैं अगरिया जनजाति की। अगरिया जनजाति हो गई, पठारी जनजाति होगी, भुइया और भुनिया, ये सभी सोनभद्र में एक्सक्लूसिवली पाई जाती हैं। और इसका एक जनजाति बची आपकी चेरो। चेरो कहाँ पाई जा रही है,
चंदौली में जो है पाई जा रही है। अब जैसा कि हमने कहा था कि जनजातीय निवास स्थान हमने देख लिए, अब थारू की बात हम कर लेते हैं, क्योंकि थारू समूह जो है एकमात्र जनजाति थारू ही उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। थारू भी कई सारी जनजातियों का समूह है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर हम देखेंगे तो थारू जो है जो समूह है उसकी एकमात्र जनजाति जिसका थारू ही नाम है वो पाई जाती है। और ये उत्तर प्रदेश के तराई के ज़िलों, जैसा मैंने पहले कहा था कि नेपाल के जो है बॉर्डर से लगे हुए जो तराई के ज़िले हैं, जिनमें से महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, इन ज़िलों के उत्तरी भागों में ये निवास करते हैं और इनकी अच्छी खासी संख्या जो है नेपाल में पाई जाती है। थारू जनजाति के लोग जो है किरात वंश से संबंधित है। कभी कभी इनके वंश के बारे में पूछ लिया जाता है, और किरात वंश से संबंधित है तो अलग अलग कई सारी उपजातियों में ये विभक्त होते हैं। अब इनकी शारीरिक विशेषताओं की बात करें, वैसे तो ये प्रतीकात्मक चिन्ह यहाँ पर लगा है, लेकिन अगर टिपिकली इनका देखा जाए तो ये लोग कद में छोटे होते हैं, चौड़ा मुख होता है, जो है चेहरा थोड़ा सा पेल होता है, मतलब पीलापन लिए होता है, और इनका मुख्य भोजन चावल होता है। चावल क्यों होता है? क्योंकि ये तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो तराई में चावल का उत्पादन भी अच्छा होता है। और सुअर और मुर्गी पालन इनका जो है प्रमुख जो है मुर्गी पशुपालन है। इसके अलावा इनमें संयुक्त परिवार की प्रथा है। कैसी प्रथा है? इनमें ज्वाइंट फैमिली सिस्टम या संयुक्त परिवार होता है, और इसमें बदला विवाह की प्रथा जो है होती है। अब मन में स्वाभाविक रूप से आपके एक बात आ रही होगी कि बदला विवाह क्या होता है। तो बदला विवाह में जब जो है दो परिवारों में, मतलब लड़का लड़की में शादी हो जाती है, तो उनके यहाँ जो है बहनों की भी जो है आपस में जो है एक दूसरे के परिवार में ही शादी हो जाती थी। तो ये प्रथा अब पुरानी हो गई। अब वहाँ पर एक प्रथा चलती है, उसको टिकटी प्रथा कहते हैं। तो इसमें जो है अब सगी बहनों से एक दूसरे के परिवार के लोगों की शादी ना कराकर क्या करते हैं, इसमें जो है अपने रिश्तेदार के यहाँ जो मतलब उनकी जो है मुँह बोली बहन हुई या रिश्तेदार की बहन हुई, उससे जो है वर वधू पक्ष के जो है जो रिश्तेदार वहाँ से की भी जो रिश्तेदार में मतलब बहन लगती हो, उसका आपस में विवाह करा देते। पहले ऐसा ये होता था कि सगी बहनों, दोनों पक्ष में जो है सगी बहनों की अदला बदली हो जाती थी, इसीलिए इसका नाम जो है बदला विवाह था। ये हिंदू धर्म को मानते हैं, जादू टोना में विश्वास रखते हैं। और एक क्वेश्चन जो आपसे बहुत बार पूछा जा चुका है कि वो कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। तो थारू जनजाति के जो लोग हैं वो दीपावली को शोक पर्व के रूप में या शोक के रूप में मनाते हैं। और ज्येष्ठ या वैशाख के दिनों में ये बजहर नामक एक त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि प्रधान है, जैसा हमने पहले भी बात किया। प्रमुख रूप से धान की खेती करते हैं, क्योंकि चावल इनका मुख्य भोजन है। और थारू जनजाति चूँकि उत्तर प्रदेश में एक लार्ज स्केल पर रहती है, तो इनके विकास के लिए उत्तर प्रदेश में एक परियोजना शुरू की गई थी जिसका नाम है थारू परियोजना, थारू विकास परियोजना। इसका प्रारंभ 2 अक्टूबर 1980 को किया गया था। थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक महाविद्यालय खोला गया है। उसका प्लेस अक्सर पूछ लिया जाता है, वो कहाँ पर है? वो लखीमपुर खीरी में है, क्योंकि वहाँ पर इनकी संख्या जो है थारू जनजाति के ठीक होती है। अब हम आते हैं बुक्सा या भोक्सा जनजाति की बात कर लेते हैं। तो ये जो है उत्तर प्रदेश का एकमात्र ज़िले में पाई जाती है। वो ज़िला कौन सा है? वो ज़िला है आपका बिजनौर। इसको ध्यान रखिएगा। इनका संबंध पटवार राजपूत घराने से माना जाता है। अब इनकी जो अगर शारीरिक विशेषताओं की हम बात करें तो इनकी पलकें भारी होती हैं, चेहरा चौड़ा होता है, नाक चपटी होती है। और हो सकता है इस चित्र में आपको कुछ ना समझ में आ रहा हो, लेकिन इसी तरह का जो है होता है। और इनका मुख्य भोजन क्या है? मछली और चावल। मछली चावल जो है इनका मुख्य भोजन होता है। इनमें जो है जो इनकी भी जो है एक पंचायत होती है, जैसे इनके समुदाय में, तो उसमें जो पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति मुखिया जो होता है उसको तखत कहते हैं। क्या कहते हैं? तखत। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कभी अगर कोई यूनिक प्रश्न पूछने की कोशिश की जाएगी तो इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। अब इनमें विवाह जो है मात्र एक अनुबंध होता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है। इनमें अनुलोम तथा प्रतिलोम और अंतर जाति विवाह सब प्रकार के विवाह होते हैं।
अनुलोम विवाह आप जानते होंगे, अनुलोम प्रतिलोम विवाह क्या होते हैं। पुरुष उच्च वर्ण का है, स्त्री निम्न वर्ण की है, या स्त्री उच्च वर्ण की है, पुरुष निम्न वर्ण का, तो ये सारे विवाह अनुलोम प्रतिलोम कहलाते हैं। और अंतर्जातीय विवाह तो इनमें होता है। और साथ में इनमें बहुपत्नी प्रथा होती है और जो है विधवा विवाह भी यहाँ पर होता है, विधवा विवाह भी यहाँ पर प्रचलित है। बुक्सा जनजाति जो है, इनके लोग जो है वो चामुंडा देवी की, जो काली देवी का ही एक रूप माना जाता है, उसकी जो है उसके उपासक होते हैं। इसके अलावा महादेव, दुर्गा लक्ष्मी और काली माई, राम तथा भगवान श्री कृष्ण की भी ये पूजा करते हैं। इनका भी मुख्य जो अर्थव्यवस्था का आधार है वो कृषि ही होता है। और इनके विकास के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक परियोजना शुरू की गई थी, जो उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति विकास परियोजना कहलाती है। और इसका नाम, इसका ईयर क्या है, 1983-84 में ये प्रारंभ की गई थी। तो थारू विकास परियोजना याद रखिएगा 80 में, और बुक्सा या बोक्सा जो है ये 1983-84 में स्टार्ट की गई थी। अब हम आगे बात कर लेते हैं खरवार जनजाति की। खरवार या खैरवार भी इनको कहा जाता है। तो इनके जो मुख्य होते हैं वो मिर्ज़ापुर में, सोनभद्र में, बलिया, देवरिया, गाजीपुर और इसके अलावा चंदौली ज़िला, यहाँ पर जो है मुख्य रूप से विस्तारित है, वहाँ पाए जाते हैं। इनका वैसे तो अगर मूल देखा जाए, ओरिजिन प्लेस इनका देखा जाए या नेटिव प्लेस, तो वो बिहार का जो पलामू और 18 हजारी जो ज़िला और क्षेत्र है वो माना जाता है। खरवार जनजातियाँ में कई सारी उपजातियाँ भी पाई जाती हैं, जैसे कि ये राजवंशी होते हैं, पटबंदी, दौलतबंदी, राउत, खेरी, मौगती, मोझायली, गोंजू और आर्मिया। ये सब नाम आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सामान्य जानकारी के लिए कुछ चीज़ें पता हो तो बढ़िया रहता है। खरवार जनजाति का जो मूल क्षेत्र है वो झारखंड का पलामू है, जिसके बारे में हमने बात की। खरवार जनजाति में एक नृत्य जो है प्रमुख रूप से फेमस होता है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है। इस नृत्य का नाम क्या है? इसका नाम है कर्मा। तो आपको ये जरूर याद रखना है कि कर्मा नृत्य किस जनजाति का है, तो आपको बताना होगा कि खरवार या खैरवार की होता है। ये शरीर से बलिष्ठ और बहादुर लोग होते हैं, मुख्यतः हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को मानने वाले होते हैं, और इनके कई सारे देवता इनके भी होते हैं। तो उनमें से वनसंती, बधौसी और दूल्हा देव, गोरैया, शिव, दुर्गा, हनुमान आदि देवताओं की ये पूजा करते हैं। आगे बढ़ते हैं, माहीगिरी जनजाति की बात कर देते हैं। तो ये बहुत लिमिटेड उसमें पाए जाते हैं। माहीगिरी जनजाति उत्तर प्रदेश के एकमात्र ज़िले बिजनौर में पाई जाती है। इस जनजाति के लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी होते हैं, और इनका जो है जो मुख्य काम है, मतलब ये मछली पकड़ने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। तो और इसमें कोई बहुत ख़ास ऐसी बात नहीं है जिस पर डिस्कशन किया जाए। अब हम बात करते हैं गोंड जनजाति की, तो जिसको भारत की भी सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है, और इसका संबंध जो है प्राक द्रविड़ प्रजाति से है। अगर जो है आप एंथ्रोपोलॉजी के हिसाब से देखेंगे तो ये प्राक द्रविड़ प्रजाति से संबंधित हैं। अधिकांश जो गोंड लोग होते हैं वो हिंदू धर्म का पालन करते हैं, और एक इनकी उच्च देवी होती है जिनको बारादो, क्या नाम है, बारादो नाम से इनको जाना जाता है, जो इनकी कुल देवी के रूप में मानी जाती हैं। इनमें मुख्य रूप से नाग पंचमी, दशहरा, पोला एक पशु उत्सव होता है, ये इनके प्रमुख त्यौहार होते हैं। और कई गोंड लोग रावण की भी पूजा करते हैं, क्योंकि उन्हें वो लोगों के 10वें धर्म गुरु और उनके 4 वंशों में से एक वंश का पूर्वज मानते हैं। इसलिए कई गोंड जो है, गोंड में कई सारी उपजातियां भी हैं, तो उनमें से कुछ के द्वारा जो है रावण को जो है देवता की तरह पूजा जाता है। ये जाति उत्तर प्रदेश में सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, भदोही, आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, देवरिया, बलिया आदि जनपदों में निवास करती है, और इनकी जनसंख्या जो है 15 लाख से भी ऊपर है। गोंड जनजाति में कई सारे गोत्र हैं, जिनमें नेताम, मरकम, कोमर्रा, कुंजाम, मंडावी, माझी, टेकाम आदि आते हैं। ये बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। और इनकी एक भाषा होती है जिसको गोंडी कहते हैं।
लेकिन एक ऐसी भाषा होती है अलिखित, ये लिखी नहीं जाती है, केवल मौखिक भाषा होती है, तो इसीलिए इसको अलिखित भाषा कहते हैं। इनकी भाषा होती है गोंडी प्रकार की। अब गोंड जनजाति में कई सारी विवाह की प्रथाएं प्रचलित हैं, जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, केवल सामान्य जानकारी के लिए जान लीजिए, ज़रूरी नहीं पूछा जाए। एक इनमें भगेली विवाह प्रथा होती है। तो इसमें क्या होता है, लड़के और लड़की की रजामंदी से, एक तरह से इसको लव मैरिज कह सकते हैं, मतलब कंसेंट जरूरी होती है दोनों की। इस प्रथा में कन्या अपने प्रेमी के घर भाग के आ जाती है और एक निश्चित सामाजिक रुझान के तहत फिर ये विवाह संपन्न होता है, तो इसको कहते हैं भगेली। पठौनी विवाह में क्या होता है, पठौनी विवाह उल्टा होती है। इसमें जो है जो बारात होती है वो लड़की वाले लेके आते हैं। गोंड जनजाति में विवाह के अवसर पर अब लड़की वाले बारात लेकर लड़के वालों के घर आते हैं, तब ऐसे विवाह को पठौनी विवाह कहते हैं। और इसी का एक प्रकार है चढ़ विवाह। चढ़ विवाह में दूल्हा बारात लेके दुल्हन के घर जाता है। तो अलग अलग नाम हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं। एक लमसेना विवाह इसमें पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इस विवाह प्रथा में लड़के जो है अपनी ससुराल में आकर रहने लगते हैं, मतलब एक तरह से घर जवाई बन जाते हैं। और ये जनजातियों में पाए जाने वाले सेवा विवाह का गोंडी रूप है। जनजातियों में प्रचलित अधिमान्य विवाह के अंतर्गत गोंड जनजाति में ममेरे भाई फुफेरे लड़के लड़कियों के विवाह को दूध लौटावा कहते हैं। जनजाति में प्रचलित अपहरण विवाह, इसमें अपहरण विवाह भी होता है कि अपहरण करके जो है शादी करा दी जाती है, उस वो को गोंडी जनजाति में पायसोतुर कहा जाता है। तो बहुत सारी जो है तरह तरह की जो है मान्यताएं हैं, इतना ज़्यादा हम लोग को डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर ये नाम इसलिए लेना ज़रूरी, कभी आपके सामने आए तो आपको थोड़ा सा पता तो रहे कि इसमें होता क्या है एक्चुअल में। अब हम भुइया जनजाति की बात करते हैं। तो भुइया जनजाति जो है केवल और केवल कहाँ पाई जाती है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पाई जाती है। और भुइया नाम संस्कृत से आया जिसका अर्थ होता है भूमि, यानी इनके भूमि के जुड़ाव या इस तरह से इनकी होगी। तो भुइया समुदाय में जो महत्वपूर्ण आर्थिक विविधताएं हैं उनमें कुछ घाटवार और टिकैत जैसे भूस्वामी हैं, लेकिन कई अन्य लोग जो है वो स्वतंत्र रूप से या भुगतान किए गए मजदूरों के रूप पर भूमि पर कार्य करते हैं, इसीलिए संभवतः इनका नाम भुइया पड़ा होगा। इसके अतिरिक्त भी ये काम करते हैं, पशुपालन का काम करते हैं, मछली पकड़ने का, शिकार का, ये सभी जो है इनकी आजीविका के प्रमुख स्रोत हैं। आगे बढ़ेंगे, जौनसारी जनजाति की बात कर लेते हैं। तो जौनसारी जनजाति तो वैसे आपने सुना होगा, मुख्य रूप से उत्तराखंड की जनजाति है, लेकिन उत्तर प्रदेश के पुरुलिया क्षेत्र में ये पाई जाती है, तो उत्तराखंड में ज़्यादा फेमस है। फिर ये जौनसारी जनजाति खस जाति का वंशज होते हैं। इनका जो है जो वंशज माने जाते हैं, किसके माने जाते हैं, खस जाति के माने जाते हैं। खस लोग सामान्यतः लंबे, सुंदर, गोरे, चिट्टे, गुलाबी और पीले होते हैं, मतलब जो पहाड़ी लोगों के फीचर्स होते हैं वो सारे फीचर्स इनके अंदर है। इनका सिर लंबा, नाक तीखी, पतली, ललाट खड़ा, आंखें धुंधली, बाल नीले घुंघराले छींटों वाले, तथा बहुत सारी जो है इनकी स्त्रियां बहुत सी सुंदर होती हैं। तो इन जनजाति में स्त्रियां तुलनात्मक दृष्टि से लंबी, छरहरी काया वाली और आकर्षक होती हैं। जौनसारी समुदाय के जो लोग होते हैं वो बैसाखी त्यौहार को बिस्सू, इनके यहाँ बिस्सू बोला जाता है, और दशहरे को क्या बोलते हैं, पंचाई बोलते हैं। दिवाली को क्या बोलते हैं, दियाई बोलते हैं। इसके अलावा कुछ और त्यौहार ये लोग मनाते हैं, नुड़ाई, अठोई, ये सभी त्यौहार मनाए जाते हैं। और ये दीपावली के को एक माह बाद मनाते हैं, मतलब दिवाली के टाइम ना मना के दीपावली के एक माह बाद मनाते हैं। इसके अलावा इनके कई सारे कुछ नृत्य हैं, हो सकता है नाम आपने ना भी सुने हो, तो कोई समस्या नहीं है, ज़रूरी नहीं कि याद रहे। हारुल, रासो, घुमसू, झेला, धी, तांदी, मरोज, पौड़ाई, ये सभी जो है इनके कुछ प्रमुख नृत्य हैं। अब हम आगे बात करते हैं अगेरिया जनजाति की। तो अगेरिया जनजाति जो है ये ब्रिटिश शासनकाल में मिर्ज़ापुर के आसपास रहने वाले लोग थे, और इनका मुख्य काम था लोहे का खनन, यानी लोहे की माइनिंग जो है इनके में शामिल थे। लेकिन अब ये जनजाति जो है सोनभद्र में सीमित हो गई है, क्योंकि सोनभद्र में ज़्यादा खदानें हैं, वहाँ पर जो है ज़्यादा जो है इनके पास काम के स्कोप है।
तो ये कोई एक समरूप समूह नहीं बनाते, लेकिन इनमें से जो है ज़्यादातर जो है द्रविड़ भाषी समूह होते हैं। और इनके यहाँ क्या होता है, एक ही उपजाति में इनके यहाँ विवाह निषिद्ध होता है। तो ये इनके समाज की विशेषता है। अगरिया जनजाति जो है मुख्य रूप से लोहे के स्मेल्टर हैं, मतलब लोहे को इकट्ठा करने वाले। और ये क्या करते हैं, अगरिया पुरुष और महिलाएं दोनों जो है लोहे के अयस्क को इकट्ठा करते हैं। यहाँ पर विधवा पुनर्विवाह की अनुमति है, जो अच्छी प्रथा है। और जो स्वर्गीय पति होता है उसके छोटे भाई को प्रेफरेंस दिया जाता है इस तरह के विवाह में। अगर वो कुंवारा है तो उसको दूसरी शादी के लिए योग्य माना जाता है, नहीं तो बाकी भी जो है बाहर भी शादी की जा सकती है। अगर यह समुदाय के जो पैतृक देव हैं या जिनको उनका जो है पितृदेव कहा जाता है, वो उनको नाम है दूल्हा देव। और त्योहारों के दौरान अगर यह समुदाय विभिन्न जानवरों जैसे बकरी, मुर्गी आदि की बलि देते हैं। इसके बाद एक जनजाति है बैगा जनजाति, हम लोगों ने पढ़ी थी। तो बैगा जनजाति जो है, इनकी एक सबसे बड़ी खासियत रख लीजिए, आपसे पूछा जा सकता है, ये स्थानांतरण कृषि, जिसको जूम कृषि भी दूसरी जगहों पे बोलते हैं, तो स्थानांतरण कृषि में ये लिप्त होते हैं। और मुख्य रूप से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में तो है ही है, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये पाए जाते हैं। बैगा जनजाति की कुछ उपजातियां हैं जैसे नाहर, बिजवार, नटोरिया, कड़भैना, रायभैना और भरोटिया। इसके बाद जो सबसे बड़ी विशेषता आपको याद रखनी है परीक्षा की दृष्टि से, ये स्थानांतरण कृषि करते हैं। और यह जनजाति जो वर्तमान में है वो सोनभद्र में पाई जाती है। सोनभद्र वैसे भी जनजाति के लिए बहुत ही जो है रिच जगह है। और ये जो है वृक्षों की पूजा करते हैं और बूढ़ा देव एवं दूल्हा देव को अपना देवता मानते हैं। साथ में ये जादू टोना में भी विश्वास रखते हैं, झाड़ फूक और जादू टोना में। और बैंगा महिलाओं की विशेषताएं होती हैं, हो सकता है चित्र में स्पष्ट ना दिख रहा हो, ये शरीर पे गुदना गुदवाती हैं। तो शरीर में जो है विभिन्न स्थानों में गुदना गुदवाना। बैगा जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है, वनोपज संग्रह, यानी जंगल से मिलने वाली लकड़ी और बाकी प्रोडक्ट का संग्रह करना, पशुपालन करना, खेती करना और ओझा का काम। ओझा आप जानते हैं झाड़ फूक जो करते हैं, तो ओझा का काम जो है इनको जो है प्रमुख रूप से कहते हैं। बैगा लोग जो होते हैं वो अपने आप को आदिम पुरुष कहते हैं। उनका मानना है कि पृथ्वी पर जो सबसे पहले जनजाति या सबसे पहला मानव था वो बैगा जनजाति का। तो अपनी अपनी मान्यता है, अब इसकी प्रामाणिकता में हमको जाने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि इस पर बहुत सारी रिसर्च भी हुई है। आगे बढ़ते हैं, अगली जनजाति हमारी है पनिका या पंखा जनजाति। पनिका क्या है, एक हिंदू समुदाय है और ये भारत के कुछ प्रमुख राज्यों जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। और परंपरागत रूप से ये क्या है, ये बुनकर हैं। तो अगर आपको इनकी पहचान याद रखनी हो तो ये बुनकर समुदाय है और पंका या पणिकर नाम से भी जाना जाता है। अब इनके नाम में बड़ी जो है विविधता है, पनिका, पंखा, और इनको पंका भी कहते हैं, पणिकर भी कहते हैं। तो कई तरह से इनके नाम लिए जाते हैं। अभी जो इनकी स्थिति है उत्तर प्रदेश में, ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिलों में पाई जाती है। इन्हें कोटवार भी कहते हैं, जिसकी जनसंख्या लगभग 35,000 है। इसके बाद हम देखेंगे ये जनजाति अपनी ईमानदारी के लिए फेमस है। मतलब यहाँ के माना जाता है कि बहुत ही ज़्यादा ईमानदार लोग होते हैं। ये इनका जो है मतलब एक लाइफ का बेसिक प्रिंसिपल है इनकी ईमानदारी। और इसकी वजह क्या है, क्योंकि ये कबीर पंथी होते हैं, ये भगवान कबीर के अनुयायी होते हैं, इसीलिए इनको कबीराहा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आप लिखा हुआ देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। कबीर पंथ होते हैं और इनको कबीराहा भी कहते हैं। मांस मदिरा से ये परहेज करते हैं, बहुत ही विशुद्ध रूप से ईमानदार होते हैं। और इनका एक और वर्ग होता है जिसको शक्ति पनका कहते हैं। शक्ति पनका क्या कहते हैं, शक्ति पनका और जो मेन पनका है, इनमें आपस में वैवाहिक संबंध नहीं होते हैं। इनके गोत्र टोटम प्रधान होते हैं, जैसे धुरा, न्योता, परेवा आदि जो है इनके प्रमुख गोत्र हैं। और कबीराहा पनका जो होते हैं, यानी जो कबीर पंथी पनका होते हैं,
वो क्या करते हैं, महिलाएं और पुरुष श्वेत वस्त्र धारण करते हैं ऊपर से नीचे तक, और गले में जो है कंठी धारण करते हैं। ये इनकी जो है विशेषता है। तो थोड़ा बहुत जानते रहेंगे, कभी आपको जो है इस तरह के किसी जगह जाने का मौका मिलेगा तो आपके लिए जो है पता रहेगा कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अब हम कल्याणकारी योजनाओं और संगठनों की बात कर लें, जो सीधा सीधा फैक्चुअल आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले तो अगर हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो समाज कल्याण विभाग की स्थापना हुई थी वो 1955 में की गई थी। 1995 में इससे अलग करके क्या बनाया गया, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की स्थापना की गई, और इस विभाग की देखरेख में इनके लिए जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं उनको चलाया जा रहा है। राज्य विधानसभा में अगर बात करें तो 86 सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की हैं आरक्षित। इनमें से 84 जो है अनुसूचित जाति की हैं और 2 सीटें मात्र जो है अनुसूचित जनजाति की हैं। और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए टोटल मिलाकर 23% जो है सीटों का आरक्षण देखने को मिलता है। और चूँकि अब कोई जनजाति होता है तो इनको जो है थोड़ा सा लोग जो सामाजिक मान्यता होती है, अस्पृश्यता की निगाह से कोई इनको ना देखे, तो अस्पृश्यता की भावना को समाप्त करने के लिए इन पर होने वाले अत्याचारों से संरक्षण के लिए नागरिक संरक्षण 1955 अधिनियम बनाया गया था। और उसके अलावा अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को पूरे प्रदेश में लागू किया गया, जिसको हम लोग सामान्य रूप से SC/SC एक्ट के नाम से जानते हैं। इसके बाद एक निगम बनाया गया उत्तर प्रदेश में जिसका नाम है उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों, 25 जून 1976 को इसकी स्थापना की गई थी। तो यही सब चीज़ें हैं जो आपसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। अब इनका काम ही वही है कि ये जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के और निर्बल वर्गों के लिए जो है रोजगार इत्यादि की योजनाएं बनाएं, उनको क्रियान्वित करें। इसी तरह से एक योजना और है वित्तीय सहायता देने के लिए, उत्तर प्रदेश जाति वित्त एवं विकास निगम। इसकी स्थापना कब की गई, 1975 में। तो ईयर आपसे महत्वपूर्ण है अगर फैक्चुअल क्वेश्चन आता है। इसका भी यही उद्देश्य है कि बेरोजगार लोगों के लिए कई सारी स्वरोजगार की योजनाओं को संचालित करना और इनके आर्थिक उत्थान का जो है प्रयास करना। इसके बाद अगर हम बात करें तो चूँकि जनजातीय लोगों को अगर कुछ कौशल उनमें विकसित कर दिया जाए तो वो जो है समाज की मुख्य धारा में आकर जो है अपना अच्छा रोजगार कर सकते हैं, सम्मानपूर्वक जी सकते हैं। तो कौशल वृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रम इनके लिए कई सारे चलाए जा रहे हैं, जिनमें कई सारी चीज़ों की सिलाई, कढ़ाई, फ्रूट प्रोसेसिंग, टंकड़ और रियायती। इसके अलावा जो विद्यार्थी होते हैं ये सीखते हैं उनको 600 रुपये का स्टाइपेंड भी दिया जाता है प्रतिमाह। एक और योजना चलाई जाती, इसके अलावा जो है एकीकृत विकास की परियोजनाएं चलाई जाती हैं जिनमें कई सारे नाम आते हैं, तो वो नाम बस देख लीजिए आप। जो है बुक्सा विकास परियोजना, ये कहाँ चलती है, नजीबाबाद बिजनौर में। एकीकृत जनजाति विकास परियोजना सोनभद्र में। एकीकृत जनजाति विकास परियोजना चंदन चौकी लखीमपुर में। थारू विकास परिषद विशुनपुर विश्राम बलरामपुर में। बिखरी जनजाति विकास परियोजना श्रावस्ती बहराइच और महाराजगंज में चलती है। अब आप जानते हैं अनुसूचित जनजातियों के लिए संरक्षण के लिए एक अनुच्छेद बनाया गया है 275(1). इसके तहत जनजातियों के विकास हेतु पर्याप्त केंद्रीय सहायता को एकीकृत जनजाति विकास परियोजनाओं के माध्यम से धनराशि व्यय की जाती है। तो इस तरह से जनजातियों से संबंधित जो कुछ मुख्य फैक्ट थे हमने कवर किए। आखिरी में कुछ रिवीजन पॉइंट्स हैं, उनको दोहरा लेते हैं। जैसे कि अगरिया जनजाति उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में निवास करती है। परहिया जनजाति उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पाई जाती है। जौनसारी जनजाति बहुविवाह व्यवस्था को मानती है, यानी यहाँ पर एक से अधिक शादियाँ होती हैं। जनगणना 2011 के अनुसार गोंड जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। थारू जनजाति को दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। बुक्सा या भोक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर और आगरा जनपदों में पाई जाती है, मुख्य रूप से बिजनौर में ही पाई जाती है। माहीगीर जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पाई जाती है। तो दोस्तों इस तरह से आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने
जनजाति से जुड़े जितने भी प्रश्न, उत्तर प्रदेश की जनजातियों से जुड़े जितने भी प्रश्न आ सकते थे, तो वो सारे संभावित एरियाज़ को कवर कर लिया है। और इस लेक्चर को एक बार और देख लेंगे तो कुछ जो ऐसे फैक्ट हैं जो आपको लग रहा हो कि पहली बार में नहीं याद हुए होंगे, वो भी याद हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। मित्रों, अगर आप समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी में ये चाहते हैं कि आपका स्कोर 60 में से 55 प्लस का रहे कम से कम, तो आप हमारी सामान्य हिंदी की ये बुक ले सकते हैं। ये बुक बेसिकली जितनी भी मानक पुस्तकें हिंदी की हैं और मानक शब्दकोश हैं, उनके एक बृहद संकलन के आधार पर तैयार की गई है विश्लेषण के साथ में। इसीलिए 2016 से अब तक जितनी भी परीक्षाएं संपादित हुई हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की, चाहे वो प्रीलिम्स परीक्षा हो चाहे मेंस की परीक्षा हो, तो उसके ऑब्जेक्टिव पेपर में इसमें हमेशा 55 प्लस क्वेश्चंस आए हैं, जो कि अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। तो ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये ऑफलाइन भी अवेलेबल है बुक स्टोर्स पर, आप चाहें तो इसको मंगा सकते हैं। अगर आप समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी इस प्रकार से करना चाहते हैं कि आप इस बार ही इस परीक्षा को क्रैक करके अपना नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में दर्ज कराना चाहते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सभी हमारे संस्थान के अब तक 2-3 परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों का विवरण है, तो आप हमारे इस फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं, जो कि एक बेसिकली वीडियो लेक्चर्स प्रोग्राम है। इसमें आपको हमारे डिकोड एग्जाम एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ में नोट्स और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराया जाता है। और ये कोर्स इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सभी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पूरी तरह से हर प्रकार से कवर हो जाते हैं। आपको किसी भी बाहरी स्रोत से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, क्योंकि सारा कंटेंट यहाँ पर सिस्टमैटिक ढंग से आपको प्रोवाइड किया जाता है और वीडियोस को कई बार प्ले करने की आपको सुविधा दी जाती है। इसी प्रकार टेस्ट भी आप जो है मल्टीपल टाइम्स जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे ये 2 व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन पर आरो फाउंडेशन कोर्स आप लिखकर भेज देंगे तो आपको व्हाट्सएप पे ही सारी जानकारी दे दी जाएगी।